हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओस्लो मैथमेटिक्स पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़े थे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज भी हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी, कुछ क्वेश्चंस नया देखे हैं और इसको लाए हैं। देखते हैं, सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वह तरीका सीखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको जांच करने के लिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमको तरीका लेना चाहिए वो देखते हैं। हम लोग पहले से भी जानते हैं देखिए, हम जानते हैं कि जो संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है उसमें उसके अभाज्य गुणनखंड में में 2 और 5 शामिल रहता है। क्या रहता है? शामिल रहता है। देखिएगा ध्यान से, हम जानते हैं कि जो संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आपको ध्यान रखना है कि 2 और 5 जरूर शामिल रहता है। क्या शामिल रहता है? 2 और 5। तो हम लोग देखते हैं 4 पर पावर n का सोल्यूशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 4 पर पावर n है। 4 पर पावर n में देखिएगा 4 का यहाँ पे गुणनखंड लीजिएगा तो 2 गुने 2 हो जाएगा और इस पर पावर n इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और टोटल पर पावर n। पुनः इसके बाद आप लोग जानते हो पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2n। तो इस सॉल्यूशन में आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में केवल 2 है। केवल कितना है? 2 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि 4 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है। केवल कितना है? 2 है। अब यहाँ पर 4 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल कितना है? 2 है। इसके गुणनखंड में आप देख सकते हैं कहीं भी 5 नहीं है। कहीं भी इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। ये भी लिख देंगे, चूंकि 4 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अब आप जान सकते हैं हुआ कि 2 और 5 होना आवश्यक है। 2 और 5 होना क्या है? आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर 4 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, इसलिए यह जो संख्या 4 पर पावर n दिया है किसी भी प्राकृत संख्या के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे हमको इसलिए या अतः करके लिख देना, अतः
किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होती है। क्लियर है? और यह रहा आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। देखिएगा ध्यान से, एक बार और समझ लेते हैं। कोई भी संख्या अगर अंक शून्य पर समाप्त करने के लिए आपको बोल दे तो सिंपली एक बात आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि उसके गुणनखंड में कम से कम 1 2 और 1 5 होनी चाहिए। ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिख दे 2 और 5 शामिल हो। तो शामिल ये होना आवश्यक है, क्योंकि 5 गुना आप कीजिएगा तो इसको 10 आइएगा, लास्ट में लाइएगा तो इसमें 10 है, अंक कितना आ गया 0। और यहाँ पर केवल आप देख रहे हैं कि केवल 2 है, और 2 का मल्टीप्लिकेशन, केवल 2 का मल्टीप्लिकेशन में कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे, कारण लिख देंगे कि 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल कितना है 2 है, और चूंकि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, 5 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है? तो इस सॉल्यूशन को आप ध्यान से देख लें और इसका आप या तो कॉपी पर लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो हम लोग फिर से सेम इसी क्वेश्चन का तरीका यही सेम अपनाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है इसका। ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन है देखिए उसी प्रकार से सेट किया गया। जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन सेम है लेकिन वहां अंक हम चेंज कर दिए। 6 पर पावर कितना है n है। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वही बात लिख सकते हैं इसमें भी कि हम जानते हैं चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि जो भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड में, उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है। होना क्या है? आवश्यक है। तो आप यहाँ पर इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, 6 पर पावर n है मेरे पास। 6 पर पावर कितना है? n है। 6 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, और इस पर पावर कितना कर देंगे? n कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसके गुणनखंड में 2 और 3 है। 2 और कितना है? 3 है, और हमको चाहिए कितना? 2 और कम से कम 5 होना चाहिए। लेकिन इस रीजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 3 है, 5 नहीं है। इसमें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है। 2 और क्या है? 3 है। और इसमें कहीं भी आप फिर से लिख सकते हैं, चूंकि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में
5 नहीं है, और यहाँ पर लिखा 5 होना आवश्यक है। 2 और क्या होना चाहिए, 5 होना आवश्यक है। और लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः फिर से वही बात लिखेंगे, अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन लिखे थे, इसमें भी लिख देंगे अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए सिक्स पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होती है। क्या लिख देंगे, शून्य पर समाप्त नहीं होती है। क्लियर है। इस सॉल्यूशन को भी आप या तो लिख ले कॉपी पे या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देख ले। चलिए पुनः आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि हम जानते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n, 6 पर पावर कितना n, शून्य पर समाप्त हो सकता है। आपसे पूछ रहा था, जांच करना है। ठीक है, तो जांच करने में आपको वह संख्या आपको जान लेना है कि जो अंक पे शून्य पे समाप्त होता है। कैसे होता है, क्या होना चाहिए, रीजन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है उसमें कम से कम 1, 2 और 1, 5 का होना अति आवश्यक है। कम से कम 1, 5 और 1, 2। ठीक है, तभी जाके वह संख्या अंक शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पर पावर n का हम गुणनखंड किए, और गुणनखंड किए तो 2 गुने कितना आया 3, 3 पर पावर कितना n, और यहाँ पर आप देख सकते हैं होल पर पावर n है। यहाँ पे इसके गुणनखंड में 2 है, 3 है। इसका गुणनखंड थोड़ा सा और भी आप बढ़ा सकते हैं, 2 पर पावर भी n लिख सकते हैं, 3 पर पावर भी यहाँ पे n डाला जा सकता है। ठीक है, तो क्लियरेंस रूप से आप जान ले कि इसके गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, और केवल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि 6 पे पावर n के लिए n के अभाज्य गुणनखंड में केवल कितना है, 2 और 3 है, और यहाँ 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 कहीं भी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसलिए हमें पता करके लिख देना है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होती है, शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो हम इसी टाइप का क्वेश्चन 2 देख लिए हैं। ठीक है, अब इस टाइप को चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, इसमें व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 प्लस कितना दिया 13, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। और भाज्य संख्या को यहाँ पर जब भी हमको दर्शाना हो तो उसका परिभाषा हमें याद रहनी चाहिए। और उसका परिभाषा क्या है, तो परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आइएगा होंगे कि भाज्य संख्या वह संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। पहले तो ये कह सकते हैं, नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। लेकिन यहाँ पर अगर परिभाषा दूसरे तरीका से देना चाहिएगा तो वह संख्या जो केवल स्वयं और 1 के अलावा भी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाता है, वह भाज्य संख्या कहलाता है। याद रखिएगा, 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी अगर विभाजित हो जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं यह संख्या स्वयं है, और स्वयं के अलावा भी अगर अन्य किसी से यह विभाजित हो जाएगा तो यह अपने आप क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन में लिख देते हैं वह यहाँ पे क्योंकि आप देखिए सबसे पहले वह 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो रीजन देखिएगा, इसमें आप
7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप देखो तो दोनों में से कॉमन लिया जा सकता 13। हम यहाँ पर 1 लिख करके प्लस 1 लिख करके ब्रैकेट करके इसको बाहर कर लेते हैं। 13 को क्या कर लिए बाहर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही पुनः आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास देखिए यह स्वयं संख्या था, इसके अलावा भी अन्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया, और अन्य गुणनखंड प्राप्त हो जाए तो वह भाज्य संख्या होता है, अगर नहीं होगा तो समझ जाइएगा वो अभाज्य होगा। वो क्या होगा, अभाज्य होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन कि यह संख्या जो है इससे भी क्या हो गया, यह विभाजित हो जाएगा, इसका गुणनखंड अन्य प्राप्त हो गया, इसलिए यह भाज्य हो जाएगा। ठीक है, आप उधर देख सकते हैं संख्या कितना दिया है, 7 मल्टीप्लाई दिया है, 6 मल्टीप्लाई दिया है, 5 मल्टीप्लाई दिया है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस दिया है 5। अब इस संख्या में भी सेम आपको इसी तरह सोचना है। आप देख सकते हैं 5 इसमें भी है प्लस के पहले, और 5 इसमें भी है, तो दोनों में से हम यहाँ पे 5 हटा सकते हैं और फिर से लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पर 5 निकाल लिए हैं। देखिए क्लियर है, यहाँ पर लिख सकते हैं 5। तो फिर से देखिए इस दोनों में 5 शामिल था, हम 5 को बाहर कर लिए, 5 को क्या कर लिए बाहर, अंदर कीजिएगा फिर गुना कीजिएगा, 5 एकम 5 पुर जाएगा, कंप्लीटली 5 आ जाएगा, फिर इसमें भी शामिल कीजिएगा, ये भी उतना पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके गुणनखंड जो संख्या दिया था हमको ना, यह इसके अलावा भी हमको एक गुणनखंड प्राप्त हो गया अलग सा ना। जब भी हमको एक गुणनखंड के अलावा जो संख्या दिया रहेगा उसका अन्य गुणनखंड भी प्राप्त हो जाए, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा हो जाए, तो समझ जाना बॉस वह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं यह संख्या इससे भी विभाजित है, अन्य संख्या से विभाजित हो गया, तो क्लियर रूप से समझ जाइए जो अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएगा वह भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः कितना लिख देंगे, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है, तो इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं, ध्यान से इसको उतार लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अभी तक देखे थे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं कुछ नियम पढ़ लेते हैं। मौसौ की बात पूछते रहता है बिहार बोर्ड अक्सर ना, तो इस पर भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से लॉसौ और किस प्रकार से मौसौ निकाला जाता है उस विधि पर अब बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया है, देखिएगा, धनात्मक पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने का नियम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं उसका हम नियम यहाँ पे लिख दिए हैं। इस नियम को बारीकी से देखना है और इसी नियम को हम फॉलो करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। महत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक, उसके नियम में सबसे पहले क्या कह रहा है, सर्वप्रथम सभी पूर्णांकों का गुणनखंड करें, सभी पूर्णांकों का क्या करें, गुणनखंड करें, और फिर कराएं कि दूसरा बात हुआ केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखें। केवल किसको लिखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखना है। महत्तम समावर्तक का ध्यान दीजिएगा, कौन है महत्तम समावर्तक, सभी गुणनखंड पहले पूर्णांकों का गुणनखंड कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या बोला, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखें, केवल किसको लिखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लिखना है। फिर लास्ट में न्यूनतम घात को क्या करना है, अंकित करना है, न्यूनतम घात को क्या कर लेना है, अंकित कर लेना है। पुनः फिर से आप एक बार रीडिंग कर लीजिए और देख लीजिए, हम चूंकि इस पर क्वेश्चन आपको अभी तो पुनः बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन का
महत्तम समावर्तक सर्वप्रथम सभी पूर्णांकों का गुणनखंड करें। फिर से पढ़ दिए हैं, ठीक है। सभी पूर्णांकों को क्या करना है, गुणनखंड करना है। फिर करा है केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखें जो सभी में हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सभी में हो, ध्यान रखना है, जो सभी में हो। फिर करा है कि न्यूनतम घात अंकित करें, जो सबसे कम घात रहेगा उसका, उसे हमें अंकित करना है, लिख देना है, ठीक है। तो आप देखें, ये था महत्तम समावर्तक। अब आ जाता है आपके सामने लघुत्तम समावर्तक। अब क्या जाता है, लघुत्तम समावर्तक, वर्तक नहीं कहेंगे इसमें, लघुत्तम समावर्तक बोलेंगे। लघुत्तम समावर्तक का भी नियम, समावर्तक का भी नियम, सर्वप्रथम सभी पूर्णांकों का गुणनखंड करें। सर्वप्रथम क्या करना है, सभी पूर्णांकों का गुणनखंड करना है। फिर करा कि सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखें। जैसे हम लोग पीछे देखे थे, इसमें यह बात नहीं होगी, उसमें उभयनिष्ठ था, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखना था। इसमें सभी अभाज्य गुणनखंडों को पहले लिख लेना है। तब अंततः क्या करना है, अधिकतम घात अंकित करें, और सबसे जो ज्यादा घात वाला होगा हमें उसे क्या करना है, अंकित करके लिख देना है। क्लियर है। तो अब इस दोनों नियम पर हम क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से बिहार बोर्ड पूछता है देखिएगा। अक्सर पूछते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और यहाँ पर एवं 21 का महत्तम समावर्तक, यानी इसको कहते हैं मॉसो, संक्षिप्त रूप में इसको कहा जाता है मॉसो, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में HCF। क्या लिख सकते हैं, HCF। तथा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों का विधि का प्रयोग हमें करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमें निकालना है लॉसा और मॉसो। ध्यान दीजिएगा सबको। पहले सबसे पहले हुआ यहाँ पे हम लोग महत्तम या समावर्तक निकालने से, क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक निकालने से पहले इसका गुणनखंड कर लें आप, ठीक है। 15 का हम कर रहे हैं, तो देखिए, तो वो यहाँ पे 15 में 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाते हैं, 3 से लग जाएगा, 3 5 15, क्लियर, उससे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा अगर कीजिएगा 12 का कीजिएगा, 12 का भी कर लीजिए। 12 का कीजिएगा, 2 से लगाइएगा, 2 से लगाने के बाद 6 आएगा आपके पास, फिर 2 से लगाइएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लियर है। फिर यहाँ पे 21 का कर लीजिए। 21 का अगर आप लघुत्तम लेते हैं, यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने में आप देख सकते हैं कि 3 से लग जाएगा, 3 सते 21, ठीक है। सबका आप लिख ले बारीकी से। पहले कितना लिख सकते हैं, 15, 15 में कितना लिखेंगे, 3 गुने 5, ठीक है। अब लिखते हैं 12 का, 12 का गुणनखंड लिखिएगा तो 2 गुने 3, और इसको लिखना पड़ेगा 2 पर पावर 2 गुने 3, 2 पर पावर 2 गुने 3। क्यों, क्योंकि 2 को 2 है, इसलिए 2 पर पावर 2 और मल्टीप्लाई कितना, 3। अब उसके बाद 21 है, 21 में आप देख सकते हैं 3 गुने 7, 3 गुने कितना है, 7। तो अब हमें अगर लॉसो और मॉसो चाहिए तो दोनों के नियम को हमको ध्यान में रखना है। अब पहले हम ज्ञात कर देते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है महत्तम समावर्तक यानी मॉसो। तो पहले हम लोग देखते हैं मॉसो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मॉसो देखना हुआ, नियम क्या बोला, सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड कर लेना, सभी पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड कर लेना, हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब दूसरा नियम पर ध्यान देना। दूसरा नियम बोला था केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखना है। किसको लिखना है, केवल उभयनिष्ठ, यानी जो सभी में हो। उभयनिष्ठ का मतलब आप आज ध्यान रखना है, कौन हम लिख देते हैं, उभयनिष्ठ अगर बोल दे, क्या बोल दे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोल दे तो इसका अर्थ याद रखना जो सभी में हो, जो सभी में हो। इतना शॉर्ट फॉर्म में मेरी तरफ से याद रखना है, ठीक है, जो सभी में हो। तो उभयनिष्ठ देखिए वो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और कोई अंक हमको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे 3 3 3, और भाज्य संख्या में आप देख सकते हैं 3 3 3, तीनों में है, ठीक। इसका कॉमन जो होगा केवल 3 होगा। अब उसके बाद लास्ट में बोला न्यूनतम घात को अंकित करें। न्यूनतम घात देख सकते हैं इसका एक ही है, सब जगह कितना है, एक ही है, इसलिए न्यूनतम घात एक ही रह जाएगा, और इस तरह से मॉसो जो ज्ञात होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका लॉसो। क्या देख लेते हैं, लॉसो। लॉसो अगर आप देखते हैं तो लॉसो में क्या बताया, इसमें बोला था सर्वप्रथम
प्रत्येक पूर्णांकों का, ये सभी पूर्णांकों का क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कर दिए थे। गुणनखंड करने के बाद आपको बोला कि इसमें सभी को लिखना है। ध्यान रखना है, सभी अभाज्य संख्या को, अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है। सभी अभाज्य गुणनखंडों को पहले लिख लें। किसका किसका प्रयोग किया गया है, तो आप देख सकते हैं 2 का भी प्रयोग है, फिर 3 का देखते हैं, 3 का प्रयोग हाँ है, फिर देखें तो 5 का प्रयोग, 5 का भी प्रयोग है, फिर 7 का प्रयोग, देखो 7 का प्रयोग है। इसके अलावा तो हमको नहीं लगता है अभाज्य संख्या का प्रयोग किया गया है। सभी अभाज्यों को हम लिख दिए। पहले सभी अभाज्य लिखने के बाद अंत में इसका जो नियम आया था लॉसव का, जिसको कहते हैं लघुत्तम समवर्त्य, इसमें आपको ध्यान रखना है अधिकतम घात को अंकित करना है। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, एक ही 2 तो है ही, 2 पर पावर 2 दिया हुआ है, हम लिख देते हैं 2 पर पावर कितना 2। 3 का अधिकतम घात, 3 का अधिकतम घात तो एक ही है। फिर 5 का अधिकतम घात, 5 भी एक ही है, वही रह जाएगा। 7 का अधिकतम घात, 7 भी एक ही है, वही रह जाएगा। क्लियर है। तो इसको आपको गुना कर लेना है। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो तरीका से कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 4 तिया 12, 12 बचे 60, 60 मल्टीप्लाई 7, 6 सत्ते 42, 420। कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। और इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेना है। देख लीजिए 900 और 900 ज्ञात हो गए। ठीक है, आपको मन हो तो अतः करके इसको लिख सकते हैं। अतः 900 3 है और 900 कितना है, 420। ठीक है, तो नियम को फिर से आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद। पहले आप लोग इसको पहले उतार लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट में जरूर कर दें, ठीक है। या फिर इसको बैक में रिवाइज करके आप पूरा का पूरा बैक करके वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखें और नियम को सुने। सबसे ज़्यादा बनाने से अहमियत यह है कि आप नियम को पढ़ें, ठीक है। नियम को पढ़ने के बाद नियम को ध्यान में रखना है और नियम को ध्यान में रखिएगा तभी जाके इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा हमको करना क्या है, ठीक है। लॉसो और मौसो निकालने के लिए इस तरह के विधि में ध्यान रखना है ताकि नियम, और नियम आपको याद रहेगा तो बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। और नियम याद नहीं रहेगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली बात है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रहने पर क्वेश्चन आसान लगता है बट आप सोल्यूशन करने जाइएगा तो आपसे नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना है। तो नियम पहले आप याद कर लें, ठीक है, तब इस क्वेश्चन को आप टेक कीजिएगा। ओके, तो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं काढ़ा सेम उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 एवं 27 का महत्तम समावर्तक यानी मौसो या एचसीएफ तथा लघुत्तम समावर्त्य लॉसो यानी या कह सकते हैं एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन उसी प्रकार क्वेश्चन दिया, केवल इसमें हम क्या कर दिए, अंक चेंज कर दिए। अंक क्या कर दिए, चेंज कर दिए। नियम वही लेना, देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है। किस विधि द्वारा बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें भी आपको वही पैतरा अपनाना है जो पहले आप लोग अपनाए थे। पहले प्रत्येक का गुणनखंड कर लेते हैं। पहले प्रत्येक का क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो 9 का गुणनखंड कीजिएगा तो आप लोग जानते हैं 3 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा तो 3 आ जाएगा, क्लियर है। अब फिर 12 का कीजिएगा, तुरंत 12 का किए थे, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर आ जाता है 27। 27 का यहाँ पे यदि आप गुणनखंड करते हैं तो 3 से लगाइएगा, 3 नमा 27, फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुने 3 और इसको आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 2। 3 पर पावर कितना लिख देंगे, 2। और फिर है यहाँ पे 12, कितना है 12। 12 में लिखिएगा 2 गुने 3 और इस पर पावर देखिए तो लगा देते हैं, 2 गो है 3, मतलब 2 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 पर पावर 2 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 27 है, कितना है 27। 27 में आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 दिया है, 3 मल्टीप्लाई कितना है 3, और 3 टो रहने के कारण इस पर लिख देते 3 पर पावर 3। 3 पर पावर कितना दे दिए, 3।
अब मेरे पास गुणनखंड हो चुका है, प्रत्येक का पहला नियम दोनों का फ्लो कर चुके हैं। अब देखते हैं हमको ज्ञात करना है मौसो। तो मौसो आप देख सकते हैं, मौसो अगर देखा जाए तो बॉस फिर से नियम ध्यान में लाते हैं। क्या था? सर्वप्रथम सभी पूर्णांकों का गुणनखंड करें। तो गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद बोला था केवल, मौसम में आपको बोला था हुआ केवल उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है। केवल उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ का मतलब अभी तुरंत समझे थे, जो सभी में हो, जो सभी में हो। तो देखिए तो वो सब में कौन कौन है, हमको 3 नजर आ रहा, 3 नजर आ रहा, 3 नजर आ रहा, केवल हमको यहाँ भी 3 ही नजर आ रहा है, इसलिए मौसो तुम्हारा 3 हो जाएगा। और बोला था अंत में न्यूनतम घात को अंकित करने, सबसे कम घात कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर कितना 3, तो सबसे कम घात कितना 1, वही अंक रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा। अब उसके बाद अगर हम लॉसो देखें, क्या देखें, लॉसो, तो लॉसो में आपको बोला प्रत्येक सभी को पहले लिखना है, सभी अभाज्य गुणनखंड को लिखना, सभी को लिख लीजिए। 2 का प्रयोग किया गया है, 3 का प्रयोग किया गया है, और कोई है नहीं है। अब इतना करने के बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें अधिकतम घात लगता है, लॉसो में अधिकतम घात, मौसो में न्यूनतम घात, ठीक है। लॉसो में अधिकतम घात का प्रयोग करते हैं। 2 का अधिकतम घात आप देख सकते हैं 2 है, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। 3 का अधिकतम घात देखिए, 3 का अधिकतम घात 3, 2 है, 1 है, 3 है, 3 है, तो मैक्सिमम घात कितना हो गया 3, इसलिए इस पर चढ़ा देंगे 3, ठीक है। इस तरह से मेरा मौसो और लॉसो कंप्लीट है। अब इसको गुणनखंड करके गुणा करके लिख लेना, 2 गुना यहाँ पर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 या 9 27 हो जाएगा, और हमें इसको गुना कर लेना, 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, और 4 गुना 8 2 10, यानी 108। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग लॉसो और मौसो ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसे हम नियम को बेहतर तरीके से बिल्कुल संक्षिप्त और आसान भाषा में लिख दिए। आप दोनों के नियम को याद कर लें, तब जाके इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बनाएं तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। जो जो नियम बोलता है उसको फॉलो करते जाइए, आपके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाइएगा। क्लियर है? तो ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, और उसका आंसर कमेंट में आप लोग लॉसो और मौसो दोनों लिख के बताइए, ठीक है, कि कितना आएगा। इसको फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखें, इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट में लिखना है। अगर आप सीख गए होंगे तो इसको बना के आप कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है। और इसे ज़्यादातर बच्चे जो 10वें में होंगे ना, 10वां में हैं, और जिनको लगता है गणित का बहुत ही समस्या से जूझ रहे हैं ना, वह ओस्लो मैथमेटिक्स पर आएँ और एक बार आप देखें, अपना विचार प्रस्तुत करें कि क्या आपको यहाँ गणित आसान लग रहा है, नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और किस प्रकार से आपको कितना बेहतर लग रहा है वो भी आप कमेंट में दें, ताकि हम आगे नया वीडियो और इसी एनर्जी में बनाते रहें लगातार, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक।